आज एक बार फिर जिसने आपकी संपत्ति बेच दी, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी पे चर्चा। एक ऐसी पुस्तक है जिसकी जितनी बार भी चर्चा की जाए कम है। तो इस पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहिए और जब जब पढ़ेंगे तब तक कोई ना कोई नई चीज़ें निकल करके आएगी। तो ये पुस्तक किसको पढ़ना चाहिए? उसको पढ़ना चाहिए जो जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अस्त व्यस्त है, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उस प्रत्येक व्यक्ति को ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो पुस्तक किस पे है? मूल रूप से देखा जाए तो सेल्फ डेवलपमेंट पे है, डिसिप्लिन पे है, माइंड कंट्रोल पर है, पर्पज ऑफ लाइफ पर है और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। तो ये कहानी क्या होती है? कहानी जो है ये जूलियन मेंटले नामक एक वकील है, यूएस में रहता है, जिसका एक ही काम होता है केस लड़ना, फीस लेना, केस लड़ना। और क्या करता है कि केस लड़ते लड़ते उसको तनाव होता है, बीमारी होता है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं और छोड़ करके सन्यासी बन जाता है। तो कुल मिलाकर के जब सन्यासी बनने के बाद वो किस तरह से एक बेहतर लाइफ करता है, उसी की एक कहानी है, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। तो पहला क्या होता है, तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं उसको जानते हैं। शुरुआत कैसे होती है कि जूलियन मेंटले एक बहुत सफल वकील है, उसके पास पैसा है, बंगला है, फेरारी कार है, सब कुछ था एक जीवन में चाहिए, लेकिन तनाव और दबाव में कोर्ट काम करता है। तो एक दिन उसके कोर्ट में हार्ट अटैक आ जाता है। तो इससे क्या सीख मिलती है? सीख ये होता है कि सफलता जो होता है पैसा ही नहीं है, स्वास्थ्य और शांति भी जरूरी है। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में बीपी, हार्ट, डायबिटीज, तमाम तरह की परेशानियां ले लेते हैं। पहले तो पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके बीमारी लेते हैं, फिर उस पैसे से हेल्थ को खरीदते हैं। तो हमें आपको क्या करना है? पहले से सतर्क रहना है। यदि हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर ये जो समस्याएं हैं, समस्याएं हमारे ऊपर कभी नहीं आएगी। तो दूसरा जो शुरुआत होती है, फिर होता है इसमें कि जब हार्ट अटैक आता है उसको, तो अपनी सारी संपत्ति बेच करके वो निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? वो चला जाता है यूएस में, चला जाता है, सॉरी, आ जाता है इंडिया, आ जाता है इंडिया में, उत्तराखंड जाता है। उत्तराखंड में सिवाना जंगलों में जाता है, जहाँ पर बेहतरीन जीवन जी रहे लोगों से मिलता है, सन्यासियों से मिलता है, और फिर अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके वापस आता है। तो इसका सीख क्या है? सीख ये होता है कि इंसान कभी भी बदल सकता है, सिर्फ जरूरत होती है तो इच्छा शक्ति की। जिस वक्त आपको इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, आप तत्काल उस दिन से बदल जाएंगे। आगे इसमें क्या जानकारी होती है? जानकारी ये होती है कि जब जूलियन मेंटले वापस आता है तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर आता है। कोई उसको पहचानता नहीं है, अपने दोस्तों मित्रों को पहचानते, सब उससे ट्रांसफॉर्म होने के रहस्य को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। फिर अपने वो बताता है। तो उस बताने के क्रम में बताता है कि अपने जो जूलियन मेंटले बताता है कि हम लोग का जो मन जो होता है ना, एक बगीचे की तरह होता है। हम जैसा चाहें उसको वैसा सजा सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि मन जो होता है बगीचा होता है, गार्डन होता है। विचार जो होते हैं बीज होते हैं। फ्लावर जो उसके फूल निकलते हैं ना, वो सफलता होती है। और इसमें जो खर पतवार, जो घास फूस होते हैं ना, वो निगेटिव थॉट होते हैं। तो हमें क्या करना है? कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि हम जैसा सोचेंगे ना वैसा बनेंगे। इसका अब बगीचे को हम जैसा डिसाइड करेंगे, जैसा बनाएंगे, उसी तरह के फूल हम पाएंगे। अब हम बगीचे में बबूल लगा दें और हम आम के फल की अपेक्षा करें तो पाएगा? यानी मन में, विचार में हम निगेटिव थॉट्स सोचें और ये आगे एक अच्छे और बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा करते हो तो बेवकूफ़ी है ना, तो कभी नहीं होगा। जो हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बनते हैं। यदि हम दिन भर सोचेंगे कि हम असफल हैं, बेकार हैं, अस्वस्थ हैं, तो हम वैसा ही बन जाएंगे। और दिन भर सोचेंगे कि मैं सफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, तो फिर हम क्या होता है कि वैसा ही हम बनना प्रारंभ कर देंगे। आगे बोलता है कि जीवन का एक कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। यदि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो हमारा जो जीवन है ना, समुद्र में भटकती नाव की तरह से है, जिसके पास कोई कंपास नहीं है, जिसका कोई दिशा नहीं है, वो किस दिशा में कहाँ चला जाएगा तय नहीं है। तो लक्ष्य बनाना चाहिए। एक आदमी बिना लक्ष्य का चलता है, दूसरा आदमी लक्ष्य बना के चलता है। अब मान लीजिए एक आदमी ऐसे ही पढ़ रहा है, दूसरा आदमी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है। तो जो दूसरा आदमी है, यदि मान लीजिए
आईएएस नहीं बन पाता है, सफलता नहीं प्राप्त करता है। तो ये निश्चित तौर पर जो पहले आदमी ने उससे कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थान पे जाता है। तो बड़ा लक्ष्य मतलब बड़ी सफलता, छोटा लक्ष्य छोटी सफलता, नो लक्ष्य नो सफलता। तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। आगे ये बात करता है सेल्फ डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि जो स्वयं का अनुशासन होता है, यानी हम वो होते हैं जो हम अकेले में करते हैं। अब मालूम चलता है कि हमको जब कोई नहीं देख रहा होता है, अकेले में बैठे होते हैं, तो मोबाइल में गलत तरह के वीडियो देखने लगते हैं। अब हम दूसरों से बताते हैं कि हम फिट व्यक्ति हैं, फिटनेस वाले व्यक्ति हैं, हम जंक फूड नहीं खाते हैं, फास्ट फूड नहीं खाते हैं, और लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छे फूड खाते हैं, जैसे अकेले में होते हैं जंक फूड खाते हैं। नहीं होगा। जो हम अकेले में करते हैं ना, हमारा रियल चरित्र वही होता है, और जो हम अकेले में गोपनीय तरीके से करते हैं कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है। उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो हम अकेले में करते हैं खुले में भी कर सकते हैं। तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसा हम बाहर दिखना चाहते हैं वैसा ही हमको अकेले में भी रहना चाहिए, अपने ऊपर अनुशासन होना चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं ना अपने काम के प्रति, अपने विचारों के प्रति, तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन रिजल्ट आता है। जैसे यदि आप रोज़ आप 1 घंटा पढ़िए, रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, रोज़ मेडिटेशन करिए, समय पर सोइए, ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो आगे चल करके बड़ी सफलता करता है। और उसी तरह से आप व्यायाम छोड़ दीजिए, ध्यान छोड़ दीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, तो क्या सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ अपने आदर्श स्थापित करने चाहिए, उस आदर्श पर चलते रहना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, उस आदर्श को हमको नहीं तोड़ना है। जिस वक्त हम वो ठान लेंगे ना, मान लीजिए हम सेल्फ डिसिप्लिन वाले हो गए। छठी बात करता है कि हमें डर पर जीत हासिल करना चाहिए। कहने का आशय क्या है कि जिस चीज़ से डर लगता है हमें वही काम करना चाहिए। यदि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है स्टेज पर चढ़ जाना चाहिए, बिजनेस में डर लगता है बिजनेस करना चाहिए, एग्जाम से डर लगता है ज़्यादा पढ़ो। तो जिस चीज़ से गाड़ी चलाने से डर लगता है गाड़ी चलाना सबको, यानी काम जो हम करते हैं ना तो होता है। कुछ लोगों को मैं देखा है कि वो सोचते हैं कि जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा तब करूंगा, नहीं हो पाएगा। आप तालाब के स्विमिंग पूल के बाहर रह करके तैरना सीख नहीं सकते हैं, आपको तालाब में उतरना ही पड़ेगा, और जो तालाब में उतरता है वही तैराक बनता है। तो छोटी आदतें छोटी सफलता, बड़ी आदतें बड़ी सफलता, और डर के आगे जीत है। बहुत पुरानी कहावत है। और डर किस चीज़ का डर होता है? असफलता का डर। इसके बाद डर मृत्यु का भय, रिश्ते खोने का भय। तीसरा एक सफलता का भी डर होता है कि जब सफल हम हो जाएंगे तो चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें। इन चीज़ों से हमको आपको बाहर आना है, और जब कोशिश करेंगे तब बाहर आ पाएंगे। तो आगे चलते हैं। अगला कहता है कि 7वें नंबर पर हमें समय की कीमत को समझना चाहिए। समय एक ऐसी चीज़ है ना जो खो जाए तो सोना, और जब रहता है तो मिट्टी होता है। जब जो समय गुजर रहा होता है ना हम उसको महत्व नहीं समझते हैं, टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, सबके साथ न्याय ईश्वर ने किया है। सबको 24 घंटे का समय दिया है, किसी को 24 घंटा 1 मिनट नहीं दिया है। तो जो इस समय का उपयोग करता है ना वही अपने मतलब एक व्यक्तित्व बनाता है, जैसा चाहता है वैसा व्यक्तित्व बनाता है। समय खराब करेंगे तो खराब हो जाएगा। और अफसोस ये होता है जब समय निकल जाता है तब अफसोस होता है कि अरे काश हम उस समय कर लिए होते। तो समय हमको वेस्ट नहीं करना है। आज के डेट में हम लोग सोशल मीडिया में फालतू की बकवासी में समय वेस्ट कर देते हैं। अब 2 घंटे यदि रोज किताब पढ़ेंगे, मालूम है साल में कितना हो जाएगा? 700 घंटे आप किताब पढ़ेंगे। रोज 10 पन्ने पढ़ेंगे, साल में 3000 पन्ने, साल में 10 किताबें पढ़ ले जाएंगे। तो हमें समय की कीमत को समझना, समय को प्रायोरिटी डिसाइड करना है। कोई कहता नहीं कि मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है। दरअसल समय नहीं, प्राथमिकताओं का अभाव होता है। जब हम प्राथमिकताएं तय करते हैं ना तो प्रत्येक काम के लिए समय मिल जाता है। यदि कोई भी काम हम नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समय नहीं है, इसका मतलब समय नहीं है। हकीकत ये है कि वो हमारी प्राथमिकता सूची में नहीं है। तो प्राथमिकता सूची बनाकर तय करेंगे तो समय का हम उपयोग करेंगे। डू लिस्ट बना देंगे ना, टू डू लिस्ट जिसको कहते हैं, तो रोज का सूची बनेगी तब होगा। 8वां कहता है कि
दूसरों की मदद करना चाहिए। यानी जो सच्ची प्रसन्नता होती है ना, वो दूसरों को मदद करने में होती है। कहते हैं कि यदि आप दूसरों की देखभाल करते हैं ना, तो आप दूसरों के द्वारा देखभाल किए जाते हैं। मार्क ह्यूज का कथन है, इफ यू हेल्प अदर्स यू विल बी टेकन केयर ऑफ। ऐसे कुछ उनका, जैसे आप हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, मदद करते हैं तो हमारा नाम यश मिलता है, नॉलेज शेयर करते हैं, मतलब कुल मिलाकर के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी भी सफलता बड़ी होती जाती है। तो दूसरों को मदद करना चाहिए और बिना निस्वार्थ भाव से मदद करना चाहिए। यदि आप इनकी किताब पढ़ेंगे, रॉबिन शर्मा वाली ये वाली किताब, इसमें तो इस किताब में इन्होंने लिखा है कि मदद करने के लिए बहुत बड़े सोच की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे मदद की जरूरत होती है। कहीं दुकान पे चाय पी रहे हैं तो किसी अनजान व्यक्ति को पैसा दे दीजिए, कहीं टोल से गुजर रहे हैं तो पीछे वाले का टोल का पैसा दे दीजिए। मतलब ऐसे व्यक्ति की मदद करिए जिससे हमें कोई अपेक्षा ना हो कि हम उसकी मदद करेंगे। कहीं देखिए कोई हॉस्पिटल में चले जाइए, खाना बनाइए, किसी को भोजन दे दीजिए, किसी क्लासेस शुरू होने वाले हैं, पढ़ाई शुरू होने वाले किसी बच्चे को स्कूल की बुक्स दे दीजिए। मतलब इस तरह की मदद करिए तो वो हमारे व्यक्तित्व को और आगे बढ़ाता है। और अगला है, नवा है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पीछे के समय को लेकर के दुख व्यक्त करते रहते हैं, भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो समय है ना वो आज ही समय है, आज है, जो निकल गया निकल गया। आज की नींव पे कल खड़ा होता है, तो आज हम जितना बढ़िया करेंगे उतना बेहतर होता है। तो हमें पीछे के समयों की चिंता छोड़ करके या भविष्य के बारे में बात करके ज़्यादा ना सोच करके हमें आज में जीना चाहिए। और भविष्य की चिंता करके वो है ना, वो जो पक्षी वाला कि जो टांग उठा करके करती है कि आसमान गिरने वाला है, मैं आसमान को थाम लूँगी, उस तरह से चिंता में नहीं गुजरना है। आज में हमें जीना है। आज हम मजबूत करेंगे तो बाकी चीज़ें मजबूत होगी। तो आज में जीने के लिए क्या होगा, वर्तमान पर ध्यान दीजिए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, जो चीज़ें दिख रही है उसको ध्यान दीजिए, तो होगा। तो हमें आज में जीना है। हमें पीछे जो निकल चुका है उसकी गलती पर दुख नहीं व्यक्त करना है, भविष्य की चिंता में नहीं परेशान होना है। यदि हम ये सब करते हैं ना तो वर्तमान खराब करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भविष्य की प्लानिंग करते हैं, 5 साल बाद ये करेंगे, 6 साल बाद ये करेंगे, पैसा बचाते हैं। जब वो वर्तमान आता है, जैसे 2026 करते हैं, 2026 में 2031 की तैयारी करते हैं कि 2031 आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। तो 2031 आता था तो 2031 का आनंद न लेकर के 2036 की तैयारी करना शुरू करते हैं। ये बहुत गलत बात है। हमें समय का आनंद लेना चाहिए। अपने को जब गिफ्ट देंगे, आनंद लेंगे तब मजा आएगा। तो कुल मिलाकर के इस किताब की 10 सीख क्या है? पहला है कि अपने मन को कंट्रोल करो। ये हमारे हाथ में है, हम चाहे तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, इस पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा, लाइफ का गोल बनाओ, यानी कोई टारगेट बनाओ। तीसरा, डिसिप्लिन रखो, अनुशासन में रहो। चौथा, टाइम की वैल्यू को समझो, समय के महत्व को समझो। पांचवा, पॉजिटिव सोचो, जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो। छठा, रोज कुछ नया सीखो। जब नया नया सीखते हैं ना तो हम चिर युवा बने रहते हैं। सातवां, हेल्थ सबसे जरूरी है, अपना सेहत सबसे जरूरी है। यदि ये है तो सब कुछ है। इस शरीर का ध्यान रखिए क्योंकि ये मात्र जगह है जहां पर आप रहते हैं। तो हेल्थ जरूरी है। अपने डर का सामना करो, दूसरों की मदद करो और आज में जियो। तो ये वीडियो कैसा लगा? इसकी मैंने दूसरी बार इसके बारे में बताया। पहली बार बताया था तो 5-6 मिनट की वीडियो बनाया था। ये 15 मिनट का वीडियो बना है। अगली बार फिर इसी का एक और पार्ट करेंगे। ये ऐसी किताब है कि इसके बारे में जितनी बातें की जाए ना उतनी कम है। मेरा अपना मानना है कि इस किताब को सभी को पढ़ना चाहिए। 2 बार 3 बार, जितनी बार मिले उतनी बार पढ़िए। और पढ़िए और बाकायदा ऐसे मत पढ़िए, उसकी जो प्रमुख बातें हैं उसको अंडरलाइन करिए। और जब आप पढ़ना जाएं ताकि उस पर निगाह आपके साफ पड़े। जैसे अब किताब मैंने पढ़ा, निगाह में गया कि जीवंत भोजन वह होता है जो सूर्य, वायु, पृथ्वी, जल प्रतिक्रिया से निर्मित होता है। मैं यहाँ शाकाहारी भोजन की बात कर रहा हूँ। अपने प्लेट ताज़ा सब्जियों, फलों और अन्न से भर लो, तुम सदा स्वस्थ रहोगे। बढ़िया बात लिखा है। शाकाहारी भोजन उनकी उम्र के मुख्य राज्यों में से एक है।
अपर्याप्त भोजन का अपर्याप्त खराब भोजन का तुम्हारे जीवन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। और देखिए, मन पर अधिकार करने के लिए आत्मज्ञान पहला कदम है। अगला देखिए, अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से अपनी क्षमता के संकुचित दायरे में रहते हैं। बगीचा मस्तिष्क का प्रतीक है। अगले देखिए, यह वही व्यक्ति था जो कुछ वर्ष पूर्व अपनी उम्र से 10 वर्ष बूढ़ा दिखाई देता था। यानी जब जूनियर मेंटली जब वापस आता है तो जब वहाँ पे होता है तो अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा दिखता था। वापसी के बाद नया दिखने लगता है, युवा दिखने लगता है। तो उसी तरह से होता है मित्रों, इस किताब को पढ़िए और जब जब पढ़िए, एक एक पेज पढ़िए, एक एक अध्याय पढ़िए और बार बार पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।